अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? फाइन, गुड। लास्ट लेक्चर के अंदर वी डिस्कस अबाउट द ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द कोर्स। वी डिस्कस अबाउट द कंटेंट्स दैट वी गोइंग टू स्टडी इन दिस कोर्स। आज हम टॉपिक से जो डिस्कस करना चाह रहे हैं दैट इज़ फाइनेंस एंड द फाइनेंशियल मैनेजर्स। तो आइए लेट्स go ahead with the looking at the objectives of the course. First objective is what is a corporation. Second is the role of the financial manager. Third, who is the financial manager, and the separation of the ownership and the management, and finally the financial markets. तो बेसिकली इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि कॉर्पोरेशन जो होती हैं वो कैसे इनकॉर्पोरेट होती हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और फिर हम देखेंगे उसमें जो ह्यूमन कैपिटल है, द पीपल हु आर वर्किंग, हु आर द पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेशंस, उनका क्या रोल है, व्हाट वी कॉल फाइनेंशियल मैनेजर। एंड देन वी डिस्कस अबाउट द हु इज़ द फाइनेंशियल मैनेजर एंड the separation of the ownership and the management जो उनकी responsibilities हैं, and then the financial markets, वो market जिसके अंदर ये corporations, organization workout कर रही हैं, right? Let's start looking at the diagram, a sort of a brief description of a different types of the business. हम इस slide पे देखते हैं sole proprietorship and partnership. Sole proprietorship क्या है? Basically that is what we call it a single person who invested in the business and manage it, right? तो एक जो single individual है वो इसके अंदर business के अंदर invest करता है, और जो उसकी सारी investment है उसको वो single handedly handle कर रहा है। इसकी जो डिफरेंशिएट है इसे किया जाता है दैट इज के अनलिमिटेड लायबिलिटी है एंड पर्सनल टैक्स ऑन द प्रॉफिट्स। एंड द पार्टनरशिप इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ मोर देन 2 पीपल, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, हु आर बेसिकली देयर टू कलेक्ट द फंड्स, और वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं विद अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन, सर्टन परसेंटेज। नेक्स्ट जो है दैट इज द कॉर्पोरेशंस, और कॉर्पोरेशंस के अंदर हम आगे देखते हैं कि इट इज द लिमिटेड लायबिलिटी, कॉर्पोरेट टैक्स ऑन द प्रॉफिट प्लस द पर्सनल टैक्स ऑन द डिविडेंड्स। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि जो कॉर्पोरेशन है वो लिमिटेड लायबिलिटी है, एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसी लीगल एंटिटी है जिसके अंदर जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके बिजनेस के अंदर, उनकी एक सर्टन लायबिलिटी है, स्पेसिफिक वट एवर द फंड्स और कैपिटल दे आर कंट्रीब्यूटेड टू द कॉर्पोरेशन। और इसके अंदर जो आप डिसएडवांटेज कह सकते हैं दैट इज ए डबल टैक्सेशन, एक तो इनकी इनकम जो डिविडेंड पे भी और वट एवर दे आर अर्निंग इन द कॉर्पोरेशन। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि वो किसके बारे में है। दैट इज व्हाट इज कॉर्पोरेशन। ऑल लार्ज एंड मीडियम साइज बिजनेसेस आर ऑर्गेनाइज्ड एज कॉर्पोरेशंस। फॉर एग्जांपल जनरल मोटर्स, माइक्रोसॉफ्ट, आरिफ हबीब आर द कॉर्पोरेशंस। तो जो कॉर्पोरेशंस है बेसिकली दैट इज ए यूनाइटेड यूनिट, ए लीगल एंटिटी, जो कि आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशंस के थ्रू कोई ना कोई एक बिजनेस प्रोडक्ट या एक लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रही होती है। और इसके अंदर डिफरेंशिएट आप कैसे करेंगे? द कैपिटल बीइंग एम्प्लॉयड इन दैट कॉर्पोरेशन, एंड दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट कि हु आर द लार्ज कॉर्पोरेशंस एंड हु आर द मीडियम साइज्ड।
And when the corporation is first established, its shares may all be held by a small group of investors. Perhaps the company's managers and the few backers are known as closely held. अब जो corporations हैं वो basically शेयर होल्डर्स और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स उनका स्टेक लगा हुआ है इस कॉर्पोरेशन के अंदर, ठीक है। तो उस शेयर्स की बेसिस पे हम, अगर वो पब्लिकली लिस्टेड नहीं है, उसकी लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में नहीं है, तो हम उसको कहेंगे क्लोजली हेल्ड स्टॉक्स। इवेंचुअली व्हेन द फर्म्स ग्रोज एंड न्यू शेयर्स आर इशूड टू रेज एडिशनल कैपिटल, इट्स शेयर्स विल बी वाइडली ट्रेडेड एंड आर नोन एज पब्लिक कंपनीज। और वो कंपनीज व्हेन दे डिसाइडेड टू गेट लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, और वो एक सर्टन प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो रेगुलेटरी है आपकी अथॉरिटी, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड प्लस इन्वेस्टमेंट बैंक, आप उसके साथ नेगोशिएट कर रहे होते हो, और व्हेन यू गेट टू दैट स्टैंडर्ड वेयर दे अलाउ यू टू गेट लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, ताकि वो एक एक्सटर्नल फाइनेंसिंग कर सकें, उसको हम पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज कहते हैं या पब्लिक कंपनीज कहते हैं। कॉर्पोरेशन एज ए बिजनेस कैन अट्रैक्ट ए वाइड वैरायटी ऑफ इन्वेस्टर नोन एज शेयर होल्डर्स। और कोई भी जो कॉर्पोरेशन है उसकी सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि व्हेन इट गो पब्लिक, जब वो पब्लिकली लिस्टेड कंपनी बन जाती है, देन दैट कंपनी कैन इजीली ड्रॉ अप द फंड्स, raise up the fund, raise up the capital for its business operations, right? और जिन तमाम लोगों का स्टॉक होता है हम उसको शेयर होल्डर्स कहते हैं। अब जो स्टॉक होल्डर्स हैं that own the corporation, they do not manage it. Instead they vote to elect a board of directors. अब ये जो स्टॉक होल्डर्स हैं जिनका सरमाया लगा हुआ है, इंडिविजुअल्स हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, इसमें आपके इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है कॉर्पोरेशंस के अंदर, उसमें कैपिटल में की हुई है, ताकि वो सपोर्ट कर रही है उनको कि वो अपने बिजनेस ऑपरेशंस को जारी रखें। तो वो जो डायरेक्टली उसको मैनेज नहीं कर रहे होते, तो शेयर होल्डर्स हैं, दे वोट टू इलेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। वो एक बोर्ड को इलेक्ट करते हैं जो उनके बिहाफ पे डिसीजन लेता है, एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हु रिप्रेजेंट द शेयर होल्डर्स अपॉइंट्स टॉप मैनेजमेंट एंड इज सपोज टू इंश्योर दैट मैनेजर्स एक्ट इन द शेयर होल्डर्स बेस्ट इंटरेस्ट। अब यहां पे थोड़ा सा कॉर्पोरेट का ऑब्जेक्टिव आ जाता है डिस्कस, कि जो कॉर्पोरेशन का ऑब्जेक्टिव है दैट इज द मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ सब्जेक्ट टू मैक्सिमाइजिंग इन द शेयर प्राइस। और इस कोर्स के अंदर हम देखेंगे कि आया के जो कॉर्पोरेशंस हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज कर रही हैं और उनको क्या क्या इश्यूज इसके अंदर आ सकते हैं। Then the corporations have limited liability, which means that stockholders cannot be held personally responsible for the firm's debt. जैसे हमने पहले डिस्कस किया, जो हमने एक डायग्राम देखी थी जिसके अंदर जो कॉर्पोरेशंस के आगे के दे गॉट द लिमिटेड लायबिलिटीज, वो लिमिटेड लायबिलिटीज जब डिसोल्यूशन या लिक्विडेशन प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो कंपनी है वो बैंकरप्सी की साइड पे जा रही होती है, बैंकरप्ट हो रही होती है, तो इस बेसिस पे जो जो प्रोपोर्शन के हिसाब से जिन जिन स्टेक होल्डर्स का इन्वेस्टमेंट है, उनका कैपिटल लगा हुआ है, उसके मुताबिक वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कॉर्पोरेशन इज सेपरेट लीगल एंटिटी, दिस इज टैक्स सेपरेटली, सो ऑब्वियसली उसका वन ऑफ द डिसएडवांटेज क्या है कि डबल टैक्सेशन है। एक सेपरेट एंटिटी है, आपकी इनकम डिफरेंट है, डिविडेंड पे जो है यू गॉट टू पे द टैक्स ओवर इट, और वट एवर यू आर अर्निंग इन द कॉर्पोरेशन इट इज ऑल्सो टैक्सेबल। सो इसका जो मेन डिसएडवांटेज है जो कि इसको डिस्टिंग करती है दैट इज बेसिकली कि डबल टैक्सेशन है। Corporations need an almost endless variety of real assets. अब ये real assets क्या हैं? Assets are tangible such as machinery, factories and offices. And what are the intangible assets such as technical expertise,
ट्रेडमार्क्स एंड पेटेंट्स। अब जो भी कंपनी है, जो भी कॉर्पोरेट एक यूनिट है, एक लीगल एंटिटी है, वो एक ख़ास एक्टिविटी के अंदर बिजी है जिसको हम बिजनेस एक्टिविटी कहते हैं। और जब उसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो ये शेप अप हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। और इस बिजनेस एक्टिविटी को फ्यूल देने के लिए, उसको एक्टिवेट करने के लिए दे नीड फंड्स। उन्होंने कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी न किसी फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी। सो ये जो इन्वेस्टमेंट है जिस पे आप करते हैं, इनको हम कहते हैं रियल एसेट्स। रियल एसेट्स डिवाइड हो जाता है इन टू टाइप्स, एक टेंजिबल, एक फिजिकल सब्सटेंस और एक इंटेंजिबल। जो टेंजिबल है दैट इज बेसिकली द मशीनरी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, आपके फैक्ट्री आउटलेट्स हैं, कंपनी जो अपने बिजनेस चलाने के लिए उसको जो एरिया दरकार है, उसको जो सेटअप दरकार है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कॉरपोरेशन है, मिसाल के तौर पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, टोयोटा है, होंडा है, उनको एक बड़े आउटलेट्स चाहिए जिसके अंदर उनका असेंबली चेन है, असेंबल हो रहा है प्रोडक्ट, आपकी ऑटोमोबाइल्स बन रही है, व्हीकल्स बन रही है। तो दिस इज बेसिकली द टाइप ऑफ द टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स सच एज टेक्निकल एक्सपर्टीज, ट्रेडमार्क्स एंड पेटेंट्स, जो कि फिजिकल सब्सटेंस नहीं है बट दे डू पोजेस सम इकोनॉमिक वैल्यू इन इट, इसके बेनिफिट्स हैं, they basically possess some worth. And the corporation sells claim on its real asset known as financial assets or securities. अब जो कॉरपोरेशन है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो ड्रॉ कर सकते हैं फंड्स, वो रेज कर सकते हैं कैपिटल बाय इशूइंग शेयर्स, जिसको हम सिक्योरिटीज कहते हैं। और ये वही क्लेम है जो कि रियल एसेट्स पे होता है, जिसमें कॉर्पोरेशन की बिजनेस एक्टिविटीज चल रही है। ठीक है, आए अब इस डायग्राम की तरफ देखते हैं। ये स्लाइड्स आपको बता रही है रोल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर। इसमें कैश रेज्ड, अगर हम पहले एरो की तरफ देखें, दैट डिस्प्लेइंग द कैश रेज्ड फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। सेकेंड एरो दैट शोज कैश इन्वेस्टेड इन द फर्म। और इसमें जो मिडिल है रोल, वो अगर आप देखेंगे दैट इज बेसिकली डील बाय द फाइनेंशियल मैनेजर, and then the cash generated by the operations, and then the cash reinvested or the cash returned to the investors, who is basically residing in the financial markets. Our diagram takes us back to the financial manager's two basic questions. ये जो डायग्राम अभी हमने देखी वो दो क्वेश्चन जो है वो इम्पोज कर रही है। The question number 1 says, what real assets should the firm invest in, and how should the cash for the investment be raised? Answers would be the capital budgeting decisions and the financing decisions. इस डायग्राम को जब हम देखें तो मैनेजर्स जो है, फाइनेंशियल मैनेजर्स जो कि कॉर्पोरेशंस को चला रहे हैं, जो एक ह्यूमन कैपिटल मैनेज कर रहे हैं, जो कि फाइनेंशियल डिसीजंस ले रहे हैं, सो व्हाट दे सेड के आया के जो एसेट्स हैं, रियल एसेट्स हैं, वो कौन सी होंगे जिसके अंदर जो फर्म है वो इन्वेस्ट करना चाह रही है, एंड हाउ शुड द कैश फॉर द इन्वेस्टमेंट बी रेज्ड। क्या वो जो इन्वेस्टमेंट है, वो जो फंड्स हैं, वो कैसे रेज किया जाए, वो कैश कहाँ से लिया जाए। सो ये बड़े दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दिस इज सॉर्ट ऑफ ए चैलेंज फॉर द फाइनेंशियल मैनेजर। क्या वो क्या करे, कैसे फाइंड करे। तो बेसिकली ये आपको दो टर्म्स की तरफ ले जाती है जिसको हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजंस एंड द फाइनेंसिंग डिसीजंस। अब हमें पता है कॉर्पोरेशन जो है उसकी जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नंबर 2
द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एंड नंबर 3 द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और इन तमाम एक्टिविटीज के अंदर यू नीड ए कैश एंड यू नीड टू ऑब्जर्व इट कि उन एक्टिविटीज को कैसे फर्म ने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए इस्तेमाल करना है। सो फॉर दैट रीजन अब कोई भी जो फर्म है जिसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजर है जो कि डिसीजन लेना चाह रहा है, उसको दो जो इश्यूज हैं उसने उसको रिजॉल्व करना है। और कैसे करना है कि जो कैश जो फर्म ने इन्वेस्टमेंट करनी है वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा, किन रियल एसेट्स में करेगा, और साइमल्टेनियसली वो जो रियल इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ से उसने जनरेट करनी है, रेज करनी है, राइट। तो जो पहला क्वेश्चन है उसको एड्रेस जो कर रहा है वो कैपिटल बजटिंग डिसीजन है, एंड जो सेकंड इसका क्वेश्चन है उसको जो एड्रेस कर रहा है वो फाइनेंसिंग डिसीजन है। नाउ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड द फाइनेंसिंग डिसीजन आर टिपिकली सेपरेटेड। इस स्लाइड में हमने देखा जिसके अंदर लिखा था कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन है आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सेपरेट हैं आपके फाइनेंसिंग डिसीजन से। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी like project is identified, the manager first asks whether does project worth more than the capital required to undertake it, if yes how the project should be financed। So जो investment opportunity है जो आपका प्रोजेक्ट है कॉर्पोरेशन का, उसमें जो मैनेजर पहला सवाल जो पूछता है या पूछना चाह रहा है वो ये है कि does project worth more than the capital required to undertake it, कि जो भी प्रोजेक्ट है जो भी उसका इन्वेस्टमेंट प्लान है उसमें जो कैपिटल उसकी वर्थ ज़्यादा है कैपिटल जो रिक्वायर्ड है उसे, या फिर हाउ दी प्रोजेक्ट शुड बी फाइनेंस, जो एक उसकी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है या उसका जो प्रोजेक्ट है वो कैसे फाइनेंस होना चाहिए। तो एक तो वो बात कर रहा है आपके कैपिटल बजटिंग डिसीजन की साइड पे और दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजन की साइड पे। तो ये दो सेपरेट डिस्कस टर्म्स हैं, टॉपिक्स हैं, आप इसको चैलेंजेस भी कह सकते हो। Then comes, since fundamental financial objectives of the firm is to maximize the value of the cash invested in the firm by its stockholders, hence managers should not forget about the investors and the financial markets when analyzing capital investment projects। तो बेसिकली इन्होंने क्या कहा, इस ये जो स्लाइड आपको जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं ये शो कर रही है कि जो एक आपका फंडामेंटल फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है किसी भी कॉर्पोरेशन का, किसी भी फर्म का, वो बेसिकली वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। और जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है ऑब्वियसली जो इसके कंट्रीब्यूटर्स हैं वो स्टेक होल्डर्स हैं, वो शेयर होल्डर्स हैं। और यही जो शेयर होल्डर्स हैं ये इस बात की रिक्वायरमेंट एक रिक्वायर कर रहे हैं, इम्पोज कर रहे हैं फर्म से, कॉर्पोरेशंस पे कि भाई हमारा जो कैपिटल है, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, जो हमने यहाँ पे ट्रस्ट करके दिया है उसका रिटर्न भी चाहिए, ताकि उनको पता चले कि जो उनकी वेल्थ है, उनका जो कैपिटल है वो सेफ भी है और प्लस वो मैक्सिमाइज भी किया जा रहा है, राइट। तो इसमें जो मैनेजर शुड नॉट फॉरगेट अबाउट द इन्वेस्टर्स इन फाइनेंशियल मार्केट व्हेन एनालाइजिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। अब मैनेजर्स के पास अवेयरनेस होनी चाहिए वो किस फाइनेंशियल मार्केट में जाकर वो रियल एसेट्स इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहाँ से फंड्स को रेज कर सकते हैं, किस तरह वो अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस कर सकते हैं। दैट इज अ बिग चैलेंज फॉर द फाइनेंशियल मैनेजर्स। इफ यू लुक अगेन एट आवर डायग्राम, तो देखिए इसके अंदर स्टॉक होल्डर्स आर हैप्पी टू कंट्रीब्यूट कैश एट एरो वन। एरो वन की तरफ देखते हैं, जो स्टॉक होल्डर्स हैं दे बेसिकली वेरी हैप्पी टू कंट्रीब्यूट देयर पार्ट ऑफ द वेल्थ। तो कैश है और किसके हाथ में, किसके थ्रू जा रहा है, जो मीडिएटर का रोल अदा कर रहा है, दैट इज बेसिकली द फाइनेंशियल मैनेजर, एंड दैट कैश इज बेसिकली गोइंग इनटू द फर्म्स ऑपरेशंस। अब जो स्टॉक होल्डर्स हैं वो जो फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर बैठे हुए हैं, दे गॉट द फंड्स इन देयर पॉकेट्स, दे गॉट द कैश इन देयर पॉकेट्स,
और वो एक इन्वेस्टमेंट पर्पस से ऑब्जेक्टिव्स के तौर पे वो पैसा, वो जो कैश है, वो जो उनकी वेल्थ है, वो उस मैनेजर, जो फाइनेंशियल मैनेजर है, उसके हाथ में दे रहे हैं बाय ट्रस्टिंग द फर्म्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कि वो उसको जो पैसा है, जो रिटर्न है, उनको मिलेगा। इसीलिए व्हेन यू जंप ऑन द थर्ड एरो, दैट बेसिकली शोइंग एडुकेट रिटर्न्स, और ये एज्यूम किया जाता है कि जो भी स्टॉक होल्डर्स हैं, जिनका स्टेक लगा हुआ है फर्म के अंदर, कॉर्पोरेशंस के अंदर, दे ट्रस्ट द बिजनेस ऑपरेशन ऑफ दैट फर्म, तो वो जो पैसा है, जो फंड है, वो मैनेजर के थ्रू उस बिजनेस ऑपरेशंस में जाएगा, उसकी एक्टिविटीज़ में जाएगा, और उस एक्टिविटी के बाद जो प्रोड्यूस होगा, जो रिटर्न एंड रिजल्ट मिलेगा, सो दे डिमांड दैट रिटर्न विच इज़ कॉल्ड एज एडुकेट रिटर्न्स, जो कि एरो 3 आपको इस डायग्राम में शो कर रहा है। Adequate means returns at least equal to the returns available to investors outside the firm in financial markets. Now, this statement describes about the adequate means returns, and this is basically that equals the returns available to the investors outside the firm in the financial market. वो कैसे? वो ये कहते हैं कि ये जो adequate return है, क्योंकि जो स्टॉक होल्डर्स हैं वो फाइनेंशियल मार्केट से अपना पैसा दे रहे हैं, दे गॉट द अदर ऑप्शंस एज वेल अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन दैट स्पेसिफिक फर्म। तो वो इस लिहाज से अपने पैसे को इवेल्युएट करते हैं कि अगर हम पैसा फर्म्स के हाथ में देते हैं तो आया कि हमें जो रिटर्न है वो इतना मैक्सिमम मिलना चाहिए जो कि हमें हमारी पोजीशन को सेव कर सके कि अगर हम फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर करते हैं। इसीलिए इफ योर फर्म्स प्रोजेक्ट्स कंसिस्टेंटली जनरेट इन एडिक्वेट रिटर्न्स, योर शेयर होल्डर्स विल वांट देयर मनी बैक। और इसी तरह अगर वो कंसिस्टेंटली फर्म्स के ऑपरेशंस जो हैं वो रिटर्न को नहीं दे पा रहे या जनरेट नहीं करते, तो जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपना पैसा ले जाते हैं। दे वुड रादर गो एंड ऑप्ट द अदर अपॉर्चुनिटीज इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। फॉर एग्जाम्पल, इधर हम कॉर्पोरेशंस की बात करते हैं। नेस्ले, इट इज ए स्विस कंपनी, but only a small proportions of its production take place in Switzerland. अब जो नेस्ले है, जो इधर एक एग्जांपल हम जानते हैं कि नेस्ले कंपनी इनकॉर्पोरेट है, उसका बिजनेस जो है वो पाकिस्तान के अंदर है एंड रेस्ट ऑफ द ग्लोब। दैट इज ए सिंपल स्विस कंपनी, और उसका जो मेन प्रोपोर्शन है, जो बिजनेस की एक्टिविटीज है, वो अक्रॉस द बॉर्डर है। सो दिस इज बेसिकली द इंटरनेशनल फॉर्म और व्हाट वी कॉल इट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। Its 520 or so factories are located in 82 countries, and the Nestle's managers must therefore know how to evaluate investments in countries with different currencies, interest rates, inflation rates, and the tax systems. अब ये जो एग्जाम्पल है नेस्ले की, वो इसलिए यहाँ पे दी जा रही है कि लेट्स कंसिडर दिस इज वन ऑफ द कॉर्पोरेट which it is. Having said that, he said this slide shows it is a Swiss company जो कि small proportion है अपना उसी जहाँ पे वो incorporated है, जहाँ पे जो उसका home country है वहाँ पे उसका small limited business है proportion। लेकिन think about it कि जी 82 countries के अंदर उसका business है, उसके factory outlets हैं, उसकी production चल रही है। So यही बताया गया है कि जो corporation है उसके अंदर जो challenges हैं, फाइनेंस जो managers हैं उनको जो दरपेश मसाइल हैं वो किस से रिलेटेड है, इंटरेस्ट रेट्स है, इन्फ्लेशन है एंड द टैक्स सिस्टम। क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है वो डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट है, कहीं ज़्यादा है कहीं लो है। तो थिंक अबाउट कि जब वो रेज करना है कैपिटल कॉर्पोरेशन ने तो उनको कौन सा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, कहाँ पे उनको बेनिफिट है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिहाज से। अगर टैक्स जो रिफॉर्म्स हैं, टैक्स सिस्टम जो किसी भी कंट्री के अंदर है आया कि उनको फेवर दे रहा है उनके ऑपरेशंस को, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये तमाम चैलेंजेस हैं जो फाइनेंशियल मैनेजर्स के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर इफेक्ट करते हैं उसके प्रोसेस को।
So he got to understand all the mechanics in terms of the business operation of his firm in a certain or different countries. The stockholders of the large corporations are scattered around the globe. Shares are traded around the clock in New York, London, Tokyo and the financial centers. अब स्टॉक होल्डर्स कॉर्पोरेशन के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि थिंक अबाउट कि कॉर्पोरेशन जो हैं उनकी जो एक बिजनेस एक्टिविटीज़ है उसकी जो लिमिट है, उसका जो ऑपरेशंस है, इट्स क्वाइट वास्ट बिजनेस. और जो डिफरेंट कॉर्पोरेशन है क्योंकि वो लिस्टेड होती हैं डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, जैसे यहाँ पे बताया कि न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो है और डिफरेंट फाइनेंशियल वेन्यूज़. तो उसमें जो इन्वेस्टर्स हैं वो ऑल दी इन द ग्लोबल वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब वो मौजूद है और वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो कैपिटल अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके अंदर हिस्सादार हैं. So think of the problem that Nestle's financial managers face in keeping track of the cash, receipts and payments in 82 countries. तो हम ये देखते हैं जो पेरेंट कंपनी है जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर है, नेस्ले, जब वो कंसोलिडेट करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब वो पैसा वापस आता है उनके अकाउंट्स के अंदर, तो थिंक अबाउट द चैलेंजेस कि जो एक फाइनेंस मैनेजर है उसको फेस करना पड़ता है. तो हमने ये जो नेस्ले की अभी एग्जांपल देखी और आप डिफरेंट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को देखते हो. व्हेन वी टॉक अबाउट जनरल मोटर्स, व्हेन वी टॉक अबाउट कोका कोला और पेप्सी इन बेवरेज इंडस्ट्री, और इन हम देखते हैं कि इनके ऑपरेशन डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर हैं. तो ये जो बिज़नेस ऑपरेशंस हैं, बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ डील कर रही है, तो जो चलाने वाले हैं, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, व्हाट वी कॉल फाइनेंशियल मैनेजर्स, उनको कितने मसाइल, कितने चैलेंजेस दरपेश हैं. दिस इज़ ए एरिया ऑफ कंसर्न. और ये जो आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस है, ये जो आपको कोर्स है, ये आपको इसके अंदर इसकी मदद देता है टू अंडरस्टैंड बेटरली हाउ टू मेक दी फाइनेंसिंग डिसीजंस. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. दैट इज अबाउट हु इज द फाइनेंशियल मैनेजर. चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर refer to anyone responsible for a significant reinvestment or financing decision. That is a main top manager. अब हम दूसरी इसको एक्सटेंड करते हैं. इट शोज द ट्रेजरर और कोई कंट्रोलर, जिसके अंडर जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के अंडर है. The top management is of course continuously involved in financial decisions. The CFO is deeply involved in financial policy and corporate planning. The treasurer is responsible for looking after the firm's cash, raising new capital and maintaining relationships with banks, stockholders and other investors who hold the firm's security. अब टॉप मैनेजमेंट की हमने स्लाइड के अंदर देखा, इसमें उन्होंने बताया कि जनाब जो आपके टॉप डिसीजंस हैं, जो फाइनेंसिंग डिसीजंस है, दैट इज रेस्टेड ऑन द सीएफओ, जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है. अब जैसे अभी हमने प्रीवियसली नेस्ले की एग्जांपल ली जिसके अंदर उसके 82 कंट्रीज के अंदर ऑपरेशन चल रहे थे. सो थिंक अबाउट द प्रेशर ऑन द सीएफओ और वाज वर्किंग इन द नेस्ले, वाज बीइंग द पार्ट ऑफ दैट नेस्ले ग्रुप. तो उसी जुमरे के अंदर ये जो स्लाइड है, इसके अंदर जो पहली स्टेटमेंट है वो उसकी फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग की तरफ लेकर आ रही है कि दे आर बेसिकली द प्लानर्स हु प्लान फॉर द कॉर्पोरेट बिजनेस. देन जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, द ट्रेजरर एंड द कंट्रोलर. हु आर द ट्रेजरर? द ट्रेजरर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग आफ्टर द फर्म्स कैश. So they are the cash managers, cash management, and they develop sort of the relationship with the banks, stockholders and the other investors. एक ट्रेजरर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉर्पोरेशन के अंदर, क्योंकि एज वी नो कि द फर्म्स इन ऑर्डर टू बी लाइव इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड दे नीड अ फंड्स, दे नीड अ कैश. और जो ट्रेजरर है उसका क्या रोल है
कि वो रिलेशनशिप बिल्ड करे। इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, आपके डिफरेंट स्टॉक होल्डर्स हैं जो कि एक ट्रस्ट करती है आपके फर्म पे, आपके ऑर्गेनाइजेशन पे, कि वो आपको पैसा दें, और उनके साथ जब तक वो अच्छे रिलेशनशिप नहीं रखेगा, उनको इन्वेस्टमेंट प्लान्स नहीं बताएगा, उनको अवेयरनेस नहीं रखेगा, सो फिर कॉर्पोरेशन जो एक्टिविटीज़ हैं वो सही मायनों में चल नहीं सकती। जो कॉर्पोरेशंस हैं दे बेसिकली गेट इनटू द ट्रबल। सो मेन फ्यूल, मेन लाइव for the corporation, in the corporation world is basically the role of the treasurer. It's a very responsible and authoritative job. And then the second one, controller, who prepares the financial statements, manages the firm's internal accounting and looks after its tax obligations. अब जो भी एक आपकी बिजनेस ऑपरेशन एक्टिविटी चल रही है जिसमें कैश आउटफ्लो हो रहा है, कैश इनफ्लोज हैं, जिसमें रिसीट्स हैं, जिसमें पेमेंट्स हैं, तो उस रिकॉर्ड को मेंटेन रखने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, दिस इज व्हाट वी रिक्वायर्ड ए कंट्रोलर हु बेसिकली लुक आफ्टर द रिपोर्टिंग पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल हाइलाइट्स, व्हाट वी कॉल इट द फाइनेंशियल हाइलाइट्स। और उसका जो मेन ऑब्लिगेशंस है दैट इज द इंटरनल अकाउंटिंग, जो इंटरनल मैटर्स हैं, जो रिसीट्स हैं, जो पेमेंट्स हैं, जो आपके क्रेडिटर्स हैं, जो आपके डेटर्स हैं, उनका रिकॉर्ड रखें, एंड देन लुक आफ्टर इट्स टैक्स ऑब्लिगेशंस, जो कि कॉर्पोरेशंस टैक्स देती हैं। बट द अल्टीमेट डिसीजंस ऑफन रेस्ट बाय लॉ और बाय कस्टम विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं दैट इज वो एक ऐसा ग्रुप है जो कि इलेक्टेड है बॉडी, ठीक है, एक इलेक्टेड बोर्ड है। और ये इलेक्ट कौन करते हैं, हमने डिस्कस किया कि दी शेयर होल्डर्स, जो आपके शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, जिनके शेयर है, जिन्होंने कैपिटल दिया हुआ है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है आपके बिजनेसेस के अंदर, तो वो इलेक्ट करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और इन्होंने यही बताया कि जो भी पॉलिसी मेकिंग्स हैं, जो भी डिसीजंस हैं मेन, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में है। फॉर एग्जाम्पल, ओनली द बोर्ड हैज द लीगल पावर टू डिक्लेयर ए डिविडेंड और टू सैंक्शन ए पब्लिक इशूज ऑफ द सिक्योरिटीज। एक एग्जाम्पल इधर कोट की है कि ये दो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो कि एक इलेक्टेड बोर्ड है, जो एक ट्रस्टेड बोर्ड है, उसकी जो पावर है वो अगर यूज करता है लीगली तौर पे, तो वही अनाउंस करेगा कि जो डिविडेंड, जो एक आपका बोनस है, जो एक इन्वेस्टर शेयर होल्डर्स का आया कि वो देना है, सैंक्शन करना है कि नहीं करना, या आया कि पब्लिक के अंदर पब्लिकली कोई इशू सिक्योरिटीज है वो इशू करनी है कि नहीं करनी, ताकि हम कैपिटल को रेस कर सकें। तो ये दोनों जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट आपके डिसीजंस होते हैं। आपकी एक डिविडेंड पॉलिसी या आप शेयर इशू करते हैं, बिकॉज दिस इज बेसिकली योर फाइनेंसिंग डिसीजंस, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। दिस स्लाइड डिस्कस अबाउट द ओनरशिप वर्सेस द मैनेजमेंट। अब हमने यहां तक देखा कॉर्पोरेशंस के अंदर कि एक ग्रुप है जो शेयर होल्डर्स है जो कि ओनर है, जो बेसिकली आपके ओनर ऑफ दैट कॉर्पोरेशन है, हु पोजेसेस द ओनरशिप, प्लस उन्होंने हायर किया हुआ है, दे इलेक्टेड सर्टेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड दोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बेसिकली comprises of all the top tier management, the middle one and the workers, जो कि मॉनिटर कर रहे होते हैं आपके वर्कफोर्स को भी, मिडिल मैनेजर्स को भी। इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो हम देखते हैं कि इन टर्म्स ऑफ ए डिफरेंस इन इंफॉर्मेशन एंड इन डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। डिफरेंस इन इंफॉर्मेशन के अंदर उन्होंने लिखा है कि जी स्टॉक प्राइसेस एंड द रिटर्न्स, and the different objective manager versus the stockholder, issues of the shares and the securities, top management versus operating management, dividends, financing and the stockholder versus the bank and the lenders। इनको हम देखते हैं डिटेल के अंदर आगे। Conflict between the shareholders and the managers' objectives create principal agent problems। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ओनर्स की, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं those people who are basically a part of the बिजनेस ऑपरेशंस। अब इसमें दोनों के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर कन्फ्लिक्शन आ जाता है, जिसको हम थ्योरी एक
कंसीडर करते हैं, दैट इज एजेंसी थ्योरी, और यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम्स इशू क्रिएट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स है वो है आपके स्टेक होल्डर्स, आपके शेयर होल्डर्स, और यहाँ पे जो आपके एजेंट हैं दैट इज बेसिकली दी हायर्ड बाय दो शेयर होल्डर्स जो आपके फाइनेंशियल मैनेजर्स काम कर रहे हैं, जो कि अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं आपकी बिजनेस के अंदर, जो फर्म्स के बिजनेस है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। एजेंसी कॉस्ट आर इनकर्ड। ये एजेंसी कॉस्ट क्या है? बेसिकली ये एजेंसी कॉस्ट यहीं से इवैल्यूएट होती है कि जब आपके ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट हो जाते हैं दोनों ग्रुप्स के, एक ओनर्स हैं, एक जिनको आप ओनरशिप्स कहते हैं होल्डर्स जो कि शेयर होल्डर्स हैं आपके, और एक आपके मैनेजर्स हैं। अब शेयर होल्डर्स का ऑब्जेक्टिव जो उनका मेन गोल है दैट इज बेसिकली द मैक्सिमाइजिंग देयर वेल्थ, कि किसी तरह मैक्सिमाइज हो सके, और जो मैनेजर है शेयर होल्डर इस बात को अश्योर करवाते हैं क्या है कि उनके ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा, और मैनेजर्स आर दे वर्किंग इन अ राइट डायरेक्शन और नॉट इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर पार्ट ऑफ द वेल्थ। अब इसके अंदर जो डिफरेंट सेपरेट ऑब्जेक्टिव्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, उस कॉन्फ्लिक्ट को हम प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम्स कहते हैं, और इसी को हम कहते हैं कि ये एजेंसी कॉस्ट राइज होती है, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स हैं व्हाट दे डू, दे ट्राई टू मॉनिटर देयर वर्क, दे जस्ट ट्राई टू डू समथिंग अबाउट इन ऑर्डर टू सिक्योर देयर पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। और वो क्या करेगी कि मैनेजर्स डू नॉट अटेम्प्ट टू मैक्सिमाइज फर्म्स वैल्यू एंड शेयर होल्डर्स इनकर कॉस्ट टू मॉनिटर द मैनेजर्स एंड इन्फ्लुएंस देयर एक्शंस। पहला अगर हम मॉनिटर करें देखें, उस पर लिखा हुआ है कि जी व्हाट इफ कि अगर मैनेजर जो है वो उसका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पा रहे, फर्म की जो वैल्यू है, जो वर्थ है, उसको इंक्रीज नहीं कर पा रहे या नहीं कर रहे, तो ये एक तरह से कॉस्ट बन जाएगी शेयर होल्डर्स की। और दूसरे, जब शेयर होल्डर्स इसी थ्रेट पे, एक इसी क्रियासिटी पे, जब वो एक मॉनिटरिंग कॉस्ट उस पे उनके चेक एंड बैलेंस के लिए कोई ना कोई मॉनिटर करने के लिए कोई कॉस्ट इनकर करते हैं, सो दैट इज बेसिकली द बोथ डबल कॉस्ट एंड दिस इज व्हाट वी कॉल इट एजेंसी कॉस्ट। For example, just as shareholders need to encourage managers to work for the shareholders' interest, so senior management needs to think about how to motivate everyone else in the company. अब इस सिचुएशन के अंदर क्या है कि जो शेयर होल्डर्स हैं, जैसे हमने बात की एजेंसी कॉस्ट की, कि इट इज़ वन ऑफ द कॉस्ट जो कि शेयर होल्डर्स पे इनकर हो रही है, उनकी जो वेल्थ को कम कर रही है, और वो या तो मैनेजर्स उनके ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पा रहे, और दूसरा कि जो वो उनको मॉनिटर करने के लिए एक एक्स्ट्रा कॉस्ट पे कर रहे हैं। अगर हम इसी को देखें, जो टॉप मैनेजर्स हैं उनको भी एक रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ता है, आपकी जो बॉटम लाइन मैनेजर्स हो गए, आपके जो वर्क फोर्स होगी, तो थिंक अबाउट कि जो इनको चैलेंजेस दरकार होते हैं, जो कॉस्ट वो इनकर करना पड़ती है उनको, ताकि वो मोटिवेट रहें, ताकि वो उनका जो ऑब्जेक्टिव है फर्म्स का वो अचीव होते रहें, ताकि वो जो शेयर होल्डर्स हैं वो उनको उनका रिटर्न जो है, जो प्रॉमिस रिजल्ट है, जो कि एक मैनेजर ने प्रॉमिस किया है उनके साथ, टॉप मैनेजर्स का जो हिस्सा है, जो उनकी पॉलिसीज़ का हिस्सा है, जो उनकी डिसीजन मेकिंग का हिस्सा है, वो इसको अश्योर कर पाए। एजेंसी कॉस्ट कैन ऑल्सो अराइज इन फाइनेंसिंग, फॉर एग्जाम्पल बैंक्स एंड बॉन्ड होल्डर्स हु लेंड द मनी टू द कंपनीज। यही जो एजेंसी कॉस्ट है, थिंक अबाउट कि जो कंपनी है वो अपना कैपिटल रेज करने के लिए डेट मार्केट में जाती है, और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं या डिफरेंट स्टॉक होल्डर्स हैं जो उसके बॉन्ड परचेज कर रहे हैं, तो कंपनी जो कॉर्पोरेशंस है उनको भी यहाँ पे जो एजेंसी कॉस्ट है उनका सामना करना पड़ता है, क्योंकि यही वो लेंडर्स हैं, शेयर होल्डर्स, और यही वो बैंक्स हैं जो कि उनको पैसा दे रहे हैं उधार पे, बाय ट्रस्टिंग देयर रेपुटेशन, बाय ट्रस्टिंग ऑन देम दैट दे आर गोइंग टू गिव देयर मनी बैक इन ए हैंडसम रिटर्न, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, दिस इज अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट्स। अब हमने जो पहली डायग्राम देखी थी उसके अंदर हमने डिस्कस ये देखा कि जी एक साइड पे फाइनेंशियल मार्केट्स हैं जहां पे शेयर होल्डर्स हैं, और वो अपना पैसा जो है वो फाइनेंस फर्म के अंदर या किसी भी फर्म के अंदर दे रहे हैं, और जो मीडिएटर का रोल था वो बेसिकली आपका फाइनेंशियल मैनेजर का था। और उसी प्रोसेस में हमने देखा कि वाई दे इन्वेस्ट द कैश इन द फर्म्स ऑपरेशन, ताकि उनको रिटर्न जब मिले तो वो ज़्यादा हो, उनका जो वेल्थ है, जो कैपिटल है, प्रोपोर्शन के हिसाब से जिससे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उनका
वो ऐड हो उसके अंदर। और जो फाइनेंशियल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो कैश है वो डिविडेंड की सूरत में उनको पहुँचाया जाए वापस, और जो कैश उनका रिटेन हुआ है उसी के अंदर कुछ पोर्शन जो है वो री इन्वेस्ट कर दिया जाए बिजनेस एक्टिविटीज़ में। अब यहाँ पे जो वही फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर हम देखते हैं एक प्राइमरी मार्केट्स है, एक सेकेंडरी मार्केट है, एंड देन OTC या ओवर द काउंटर मार्केट्स है। कैपिटल मार्केट which is divided into primary markets and the secondary markets. What are the primary markets? The financial markets can be categorized as those dealing with newly issued financial claims called the primary market, and the secondary markets those for exchanging financial claims previously issued called the secondary markets or the market for seasoned securities. अब जो primary markets हैं, that is the first venue where the claims of the capital of the firm is traded, and as it said that deals with the newly issued financial claims called the primary market. अब जब हमने ये फाइनेंशियल क्लेम्स के बारे में पहले बात की थी, these are those claims जो कि शेयर होल्डर्स को मिलता है, जो कि ओन करते हैं कंपनी के अंदर, जो उसके कैपिटल में। And the secondary market those for exchanging financial claims previously issued called the secondary market और द मार्केट फॉर सीजन सिक्योरिटीज। और जो ऑलरेडी शेयर्स की ट्रेड चल रही है, कंपनीज की शेयर्स, कोका कोला, पेप्सी, जनरल मोटर्स, तो उन शेयर्स के अंदर जो ट्रेड हो रही है दैट इज बेसिकली डन इन द सेकेंडरी मार्केट्स। Now the businesses and the governments raise capital in primary markets, selling stocks and bonds to investors and collecting the cash. This is what the activity is being going on कि जो businesses हैं, जो governments हैं, उनके लिए एक venue है financial markets में जो primary market है where they can easily raise up the capital। और वही हमने बात की कि उनका जो capital budgeting है कि जी how to raise up the capital, तो वो that has been done on the primary market by selling different stocks and the bonds to the investor and collecting the cash। अब जो इनके claims हैं वो investors, shareholders के पास जाते हैं, they receive a ownership into the capital of the firm, और उसके against जो firms हैं वो cash को collect करती हैं जो कि आपके treasurer के पास जाता है, और फिर वही जो cash है वो firms की operating activities के अंदर invest होता है, और वहाँ से जो इसका रिजल्ट है जो रिटर्न की सूरत के अंदर शेयर होल्डर्स को दे दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड्स, इन टर्म्स ऑफ बोनसेस। और जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो कुछ जो रिटेन कैश है उसको री इन्वेस्ट भी कर सकता है। सो जो एक ट्रेडिंग वेन्यू है आपके पास वो दैट इज द फाइनेंशियल प्राइमरी मार्केट। इन सेकेंडरी मार्केट्स investors buy and sell the stocks and bonds among themselves. The issuer of the asset doesn't receive funds from the buyer. अब जो secondary market है, this is the next level in the financial markets, जहाँ पे जो shares हैं जो already traded हैं उनकी जो buying है और उनकी जो selling है that is been done between the shareholders, जो investors हैं। अब उसका जो पैसा है, उसका जो रिटर्न है वो इशूअर जो यहाँ पे फर्म्स होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको नहीं मिलता। द फर्म्स कैन ओनली कैपिटलाइज बाय इशूइंग द शेयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दैट इज डन इन द प्राइमरी मार्केट एज वी डिस्कस अर्लियर। एंड इन द सेकेंडरी मार्केट जो भी आपके शेयर्स हैं जो कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटीज, उसकी ऑलरेडी ट्रेडेड चल रही है इंडिविजुअल्स के दरमियान, शेयर होल्डर्स के दरमियान। इफ समबडी इज आस्किंग फॉर सम शेयर्स, लेट्स सपोज ऑफ आरिफ हबीब और जनरल मोटर्स और नेस्ले, he will go and approach to the secondary market and he trade over there। और जो कैश है, जो फंड्स है, उसकी जो ट्रेड होगी, जो शेयर्स की ट्रेड होगी, उसको जो बेनिफिट्स मिलेगा दैट इज डन इन बिटवीन द इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल्स। और इसका जो रिटर्न है
कैश की सूरत में फर्म नहीं ले सकती, राइट। The next slide shows the function of the secondary markets. It will provide regular information about the value of the security. ये जो पहली स्टेटमेंट है कि दैट प्रोवाइड्स रेगुलर इंफॉर्मेशन अबाउट द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, इनफैक्ट जो भी फर्म, कोई भी फर्म, नेस्ले है, आरिफ हबीब है, जनरल मोटर्स है, जब वो पहली दफ़ा अपना शेयर इशू करती है ताकि वो कैपिटल को रेज कर सके और वो जो कैपिटल है वो बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर सके, तो ये जो मार्केट है ये उसकी जो शेयर की वैल्यू है उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती रहती है आपके शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को, और इसकी वजह से उनको पता चलता रहता है कि जी ओवरऑल जो वर्थ है, जो वैल्यू है फर्म की, कंपनी की, वो आया कि इंक्रीज हुई है ओवर द पीरियड या फिर डिक्रीज हुई है, और इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो उनकी शेयर प्राइस के अंदर आती है जो कि मार्केट प्राइस कहते हैं। दूसरी जो पॉइंट है दैट डिस्क्राइब्स हेल्प्स टू ऑब्जर्व प्राइसेस ऑफ द बॉन्ड्स एंड देयर इंटरेस्ट रेट्स। यही मार्केट है, इसके अंदर जो बॉन्ड्स हैं, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, इट विल फैसिलिटेट टू प्राइस दोज बॉन्ड्स एंड ऑब्वियसली डिटरमिन द इंटरेस्ट रेट्स। अब ये जो इंटरेस्ट रेट है ऑब्वियसली दैट इज बीन डन इन द बॉन्ड मार्केट, और वो डिमांड एंड सप्लाई के मैकेनिज्म से चल रहता है। उस इंटरेस्ट रेट के अंदर डिक्लाइन या उसके अंदर जो एलिवेशन है दैट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दैट प्रोडक्ट या डेट सिक्योरिटी। ये जो सेकेंडरी मार्केट है इसका काम है कि उसके अंदर जो डेट मार्केट के अंदर आपके बॉन्ड्स इशू हैं उसकी प्राइस और उसका जो इंटरेस्ट रेट है उसको डिटरमिन करें। नेक्स्ट वन इज ऑफर्स टू इन्वेस्टर्स लिक्विडिटी फॉर देयर एसेट्स। Secondary markets bring together many interested parties. It keeps the cost of the transaction low. इसमें जो मेन रेगुलेटरी वर्क है सेकेंडरी मार्केट का कि जो कॉस्ट फैक्टर को कम से कम किया जाए, ट्रांजैक्शंस को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। हम बात करते हैं एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की, हम बात करते हैं डिस्टॉर्शन है। if one party is known to the situation better as compared to the previous or the other party, what would happen? तो सूरत के अंदर बेनिफिट्स जो पहली पार्टी का वो ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू द सेकेंड वन। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो सेकेंडरी मार्केट के रेगुलेटरीज हैं, जो रेगुलेशन अथॉरिटीज़ हैं, दे विल अश्योर कि उनकी जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांसपेरेंट चलती रहे, हर एक को उनका जो फेयर शेयर है वो मिलता रहे। ये कुछ हाइलाइट्स, एक आप फिगर देख रहे हैं, दैट इज बेसिकली द बिग बिल्डिंग ऑफ द लंदन इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज। Another one is basically the picture of the Frankfurt Stock Exchange in Germany. Next slides describe about the financial institutions, the obligations and the funds. Now that company who got few obligation as well, और उसको फंड भी कहीं से आ रहा है। एक एरो जो डाउन है that showing the obligations, और जो एरो अप है which is uptick, this is showing the funds. और ये फंड्स कहाँ से? जो इंटरमीडिएटरीज हैं आपकी, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, ब्रोकरेज फर्म्स है। अब जो कंपनी है उसके पास ये फैसिलिटी है कि कैन गो इनटू द हाई स्ट्रीट्स, इनटू द मार्केट्स, और वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं उनके साथ नेगोशिएट करके उनसे फंड्स उठाएं, और जो बैंक्स हैं इन रिटर्न कुछ इंटरेस्ट उस पर चार्ज करता है। सो बेसिकली एक जो लैंडिंग अपॉर्चुनिटी है, द बैंक बिकम द लैंडर्स, और ये जो फंड रेज और कैपिटल रेज करने की अपॉर्चुनिटी है कंपनी के पास ज़्यादा होती है। इसके अंदर कुछ कंपनी की ऑब्लिगेशंस हैं कि जिसके अंदर यू गॉट टू कंप्लाई विद द इंटरेस्ट फैक्टर्स, यू गॉट टू कंप्लाई विद योर ऑब्लिगेशन इन टर्म्स ऑफ पेमेंट्स, और वो जो फंड्स यूज़ करेगी कंपनी वो उसकी अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर उसकी वर्थ को बढ़ाएगा, वो कोशिश करेगी कि जो वैल्यू ऑफ द फर्म एज ए होल बढ़े।
और इसमें हमने इंटरमीडिएट्स में देखा कि जो बैंक्स भी अपना शेयर, अपना रोल अदा करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी है और ब्रोकरेज फर्म्स भी हैं। अगेन ऑब्लिगेशन ऑन फंड्स इन टर्म्स ऑफ इंटरमीडिएटरीज, जैसे हमने बात किया इंश्योरेंस फर्म, बैंक्स, ब्रोकरेज फर्म्स, उनकी ऑब्लिगेशन इन्वेस्टर्स पे है, जो डिपॉजिटर्स हैं, पॉलिसी होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं। अब देखें जो डिपॉजिट्स है वो बैंक रिसीव करते हैं और बैंक का रोल क्या है, whatever they collect the money they deposit it and whatever they want to lend, that is become the loans in terms of the loans। उसमें जो डिपॉजिटर्स हैं, जो पैसा लेकर आते हैं बैंक के अंदर, तो बैंक बेसिकली become liable to pay off its obligation to the depositors। and for the insurance companies, the policy holders हैं आपके, वो परचेज करते हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज, वो प्रीमियम देते हैं, इसके अगेंस्ट ऑब्लिगेशन इंश्योरेंस कंपनी की बनती है। एंड जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं, इन्वेस्टर्स उनके साथ डील करते हैं और वो एज ए कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं इन्वेस्टर्स को, उनका पैसा उनके पास होता है ताकि वो कैपिटल मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट कर सके। सो दीज आर द ऑब्लिगेशन फॉर द इंटरमीडिएटरीज। एंड देन जो फंड्स उनसे निकलता है, जो उनके पास होता है, दे कैपिटलाइज ओवर इट। और वही जो फंड है, हमने पहले देखा, यही बैंक लैंड करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज लैंड करती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं, और जो इन्वेस्टर्स के आपके पास आ रहा है, वही जो फंड है वो फिर आप फर्म्स और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर कैपिटल मार्केट के थ्रू, शेयर्स के थ्रू, वो एक आपका कैपिटल जो है वो फर्म्स यूज करती हैं अपनी बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर। तो यहां तक हम समरी के अंदर जो हमने पढ़ा है, so we going to obviously we summarize it। we basically discuss what is a corporation, corporations क्या हैं, हमने डिस्कस किया, हमने देखा who are basically in terms of a shares closely held, हमने डिस्कस किया who are the publicly held, जो भी कंपनी पहली दफ़ा इनकॉर्पोरेट हुई है, आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर पहली दफ़ा बनी है, so that is basically the closely held। और जो publicly held के for the first time the company जब जाती है और listed stock exchange market के अंदर and he got the access to the public or investors, so it becomes the publicly held। then we discuss about the role of the financial manager। क्योंकि जो फाइनेंशियल मार्केट्स है और आपकी जो फर्म है, जो आपकी कॉर्पोरेशंस हैं, उसके दरमियान जो एक मीडिएटरी का रोल है वो फाइनेंशियल मैनेजर का है और बड़ा क्रिटिकल रोल है। एंड वी सी दैट इज इट एक्ट एज ए मीडिएटर टू शेयर होल्डर्स एंड द फर्म, ताकि जो शेयर होल्डर्स हैं उनसे जो पैसा आ रहा है, वो जो रिसीव कर रहा है, ही मेक श्योर दैट इज बीन यूज्ड करेक्टली, that been used to achieve the general objective of the firm। और जो objective है वो क्या है, maximizing that shareholder wealth। और वो जो wealth है, वो जो पैसा है, आया कि कुछ reinvest कर दिया जाए या उनको return कर दिया जाए जो उनकी demands shareholders की होती है। So the role of the financial manager in terms of a business activity is very important। और जिसके अंदर हमने नेस्ले जो कंपनी है उसका डिस्कस किया, उसको देखा, और हमने देखा उसके ऑपरेशंस डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, ओवर 82 कंट्रीज़ इनकॉर्पोरेट है, और हमने ये देखा कि किस किस्म के उसको जो फाइनेंशियल मैनेजर है उस नेस्ले कंपनी का, उसको मसाइल दरकार होंगे इन टर्म्स ऑफ टेकिंग फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, जो कि लीड करते हैं ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म है उसको अचीव करने में। Then we discuss about who is the financial managers, which basically focus entirely on the top tier, the top managers। और हमने ये देखा कि जो आपके शेयर होल्डर्स हैं वो जो अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और उसके बाद जो कंपनी के ऑपरेशंस के लिए जो टॉप मैनेजमेंट है वो कौन सा रोल, कैसे पॉलिसीज बनाते हैं जिसको इम्प्लीमेंट करते हैं वो या करवाते हैं मैनेजर से, जो मिडिल मैनेजर्स हैं या वर्क फोर्स से।
जो क्रिटिकल यहाँ पे पॉइंट है वो दैट इज़ बेसिकली जो आपका टॉप टियर है, जो टॉप मैनेजर है, ही इज़ बेसिकली द होल रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल objectives of the firm. Either he is achieving it or not. That is a person, his job is very critical. Then we jump on the separation of the ownership and the management. It is very important क्योंकि corporation जो है that is basically the full of challenges. ये उसकी operation activities, जो business activities है that is basically full of challenges. और इसके ऑपरेशंस को सही तौर पे गवर्न करने के लिए, मैनेज करने के लिए यू गॉट टू ड्रॉ ए लाइन इन बिटवीन द ओनर्स एंड द मैनेजर्स। वो लोग जो कि उसके ओनर्स हैं और वो लोग जो इसको मैनेज कर रहे हैं। सो हियर अराइज बेसिकली ए डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। अगर हम ओनरशिप की बात करें, ओनर्स की बात करें, शेयर होल्डर्स की बात करें, तो उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, उनका जो मेन रिक्वायरमेंट है दैट इज दे नीड देयर वेल्थ गेट डबल्ड। एंड व्हाट अबाउट द मैनेजर्स, कि वो चाह रहे होते हैं, दे पुट एक्स्ट्रा बिट ऑफ प्रेशर ऑन द मैनेजर्स, ऑन द मैनेजमेंट दैट दे विल डिलीवर। अब मैनेजर्स और जो मैनेजमेंट है, इनके ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ऑब्वियसली दे डिमांड ए सर्टन रिक्वायरमेंट, सर्टन बोनसेस, whatever the effort they are putting into the business activities. So इसके अंदर आपकी जो मेन थ्योरी है, जो मेन प्रॉब्लम आता है वो प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम आता है, अराइज होता है, जिसको एजेंसी थ्योरी के साथ डिस्क्राइब किया जाता है। तो हमने उसके अंदर देखा कि जी एजेंसी थ्योरी या प्रॉब्लम एजेंट और प्रिंसिपल का जो प्रॉब्लम है, राइट, दैट इज बेसिकली इनकर ए कॉस्ट टू द शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, जिन्होंने वेल्थ एक कॉर्पोरेशन में लगाई हुई है। देन वी डिस्कस अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट्स, क्योंकि यही जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, यहाँ से जो कॉर्पोरेशंस हैं दे रेज ऑफ द कैपिटल, और यही फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, अगर उनके रेगुलेशंस, अगर उनके मैकेनिक्स समझा जाए तो आपको आइडिया हो जाता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं, आया कि उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड है किसी भी कंपनी के अंदर, और दे शुड गेट बैक देयर वेल्थ और किसी और जगह पे इन्वेस्ट करें। सो जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उनका भी रोल बड़ा क्रिटिकल है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। और यही हमने बात की कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके इन्वेस्टमेंट की है वो फाइनेंशियल मैनेजर्स एज ए प्रोजेक्ट उठाते हैं ताकि वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। इसमें हमने कैपिटल मार्केट में प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट को स्टडी किया, जिसमें हमने देखा कि जो प्राइमरी मार्केट्स हैं वो बेसिकली कोई भी शेयर्स के अंदर ट्रेड हो रहा है, तो जो कंपनीज़ हैं, जो आपके गवर्नमेंट्स हैं, जो बिजनेसेस हैं, दे बेसिकली रेज अप द कैपिटल, रेज द कैश बाय इशूइंग द सिक्योरिटीज़ इन द प्राइमरी मार्केट फॉर द फर्स्ट टाइम। और सेकेंडरी मार्केट के अंदर जो ऑलरेडी ट्रेडेड शेयर्स हैं, जो सिक्योरिटीज़ हैं, दे बीन ट्रेडेड अमंग द इंडिविजुअल्स और द शेयर होल्डर्स और द इन्वेस्टर्स। इसमें जो कैश है, जो कैपिटल है, वो रेज नहीं कर पाती जो फॉर्म है।